स्टूडेंट्स आइसोबैरिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है। प्रेशर कांस्टेंट कांस्टेंट और इस केस में क्या होगा, अगर हम एक सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये केस हो तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो फिर हम जो है यहाँ पे सिस्टम एक कंसिडर करते हैं जिस पे ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि यानी कि फिजिकली जो है वो किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वो हमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है या और क्या रिजल्ट जो है एक्चुअली हमें देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक सिस्टम लेता हूँ और सिस्टम जो है वो इस कंडीशन में है कि एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस फिल की हुई है और इसका एक वॉल्यूम है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसका। और यहाँ पे प्रेशर जो है, ये पिस्टन जो है जो कि मूवेबल है, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है यहाँ पे और अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर से ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है गैस पे। और ये प्रेशर जो है हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि पिस्टन जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ना कम ना ज़्यादा। और बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जो है वो हम वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सिलेंडर का बेस एरिया और पिस्टन का बेस एरिया जो है वो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर जो है वो हम चेक करें तो ये बेस एरिया कहलाता है। तो बेस एरिया जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, दोबारा से लिखते हैं कि बेस एरिया जो है वो ए है। और फिर अगर हम बात, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, और एक्चुअली इतना ही एरिया जो है वो सेम, यानी कि एरिया जो है ऊपर नीचे कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं कि एरिया जो है थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, फिर इस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है सिस्टम का उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो T1 है। ठीक है जी, टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो T1 है। और फिर हम सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, इस सिस्टम को हम हीट अप करते हैं। और तो हीट अप करने के बाद जो है हीट अप करते हुए हम देखते हैं, यानी कि हमने एनर्जी जो है वो क्यू सप्लाई की है। ठीक है, क्यू एनर्जी सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हम देखे थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फिर सिस्टम जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा पिस्टन पे और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। ठीक है जी, तो पिस्टन को जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा तो किस किस्म की सिचुएशन फिर हमारे सामने आती है, डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये फिर हमारे पास वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स जब हमने हीट अप्लाई हीट जो है वो प्रोवाइड की सिस्टम को, यानी कि क्यू हीट जो है वो हमने यहाँ पे दी सिस्टम को। और फिर हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सिस्टम जो है वो, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ऊपर से तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो नीचे से यानी कि यहाँ पे गैस का प्रेशर जो है फिर ऊपर वाले प्रेशर से अगर बढ़ जाता है तो फिर नीचे से फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती है पिस्टन पे, जिसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये मूव क्यों हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स की फोर्स अप्लाई करने की वजह से। इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल जो है इस पे वर्क डन करके इसको मूव करवा रहे हैं, एक डिस्टेंस जो है जिसको हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक डिस्टेंस डेल्टा वाई तक मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी हमने सप्लाई की और वर्क डन हुआ है, जो कि है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इनटू जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है जो कि है डेल्टा वाई। और फिर अगर हम फोर्स को देखें तो जो है ये फोर्स उतनी ही अप्लाई करेगा, यानी कि उतनी हद तक ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना ऊपर वाला प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए जो है वो नीचे वाला प्रेशर जो है वो फिर उसी हद तक फोर्स अप्लाई करेगा कि जब तक जो है ऊपर वाले प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता। तो इस तरह से अगर हम प्रेशर की फॉर्म में फोर्स को डिफाइन करना चाहें, अच्छा इसको इसको स्टूडेंट्स जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखी है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको
इसको हम सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। और फिर हमने फोर्स जो है इसको अगर हम प्रेशर की फॉर्म में हमने देखा कि फोर्स जो है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ मॉलिक्यूल जो है प्रेशर ही होगा, और फिर हमने देखा कि ये प्रेशर जो है ये तो कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे अगर फोर्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहें द फॉर्म ऑफ प्रेशर, तो F इज इक्वल टू हमारे पास पी ए आ जाएगा। ए जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, जिसको हमने बेस एरिया भी कहा था। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स जो है वो उस इक्वेशन से आई है कि P इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम इस फॉर्म में प्रेशर को जैसे कि फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो ये आता है हमारे पास। तो इसी से हमने ड्राइव किया है, एरिया को हमने प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली फोर्स जो है, ये वाली वैल्यू जो है फोर्स की, ये हम इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो फिर हम देखते हैं कि वर्क डन जो है W जो है ये हमारे पास आ जाता है पी ए इंटू डेल्टा वाई। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ए डेल्टा वाई की, तो ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डेल्टा वाई जो है वो चेंज इन लेंथ ऑफ सिलेंडर है। और वो वाला सिलेंडर का पोर्शन जिसमें गैस जो है वो फिल्ड है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि ए डेल्टा वाई जो है ये सिलेंडर का जो, यानी कि सिलेंडर का वो वाला पोर्शन जो कि एक्चुअली जो है वो गैस का वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है, उसमें इजाफे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सिलेंडर की टोटल लेंथ और सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वो वाली लेंथ ले रहे हैं जो कि एक्चुअली चेंज हो रही है, गैस के वो वाली पोर्शन की जो कि चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास ए डेल्टा वाई जो क्वांटिटी होगी, प्रोडक्ट होगा, ये हमें वो वाला वॉल्यूम देगा जो कि चेंज हुआ है, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, और वो हमें देगा यानी कि डेल्टा वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब गैस का नया वॉल्यूम जो है, यानी कि अब टोटल वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर रही है वो V2 ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, टोटल जो है अब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में जो उसका वॉल्यूम है वो डेल्टा वी है। अच्छा, फिर ए डेल्टा वाई की जगह ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें अगर हम जो है वो ये डेल्टा वी पुट करें जो कि चेंज इन वॉल्यूम है, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा पी डेल्टा वी। ठीक है जी, तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आ गई। अब स्टूडेंट्स फिर एक दफ़ा जो है टेम्परेचर की बात करते हैं, और हमने कहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है T1 है, और जब हमने हीट सप्लाई की तो कुछ अमाउंट में तो गैस ने एक्सपेंशन में वर्क डन किया, और कुछ इसके टेम्परेचर में भी इजाफा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके टेम्परेचर में इजाफा जो है वो T2 है। अब टेम्परेचर में इजाफे की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा, तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा होगा, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से यहाँ पे जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, जिसको हम इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं U2 माइनस U1 से। ठीक है, जो कि हमारे पास डेल्टा U को डिफाइन करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी आएगा। अब ज़रा गौर करें इक्वेशन 4 पे, इक्वेशन थर्ड पे, और जो हमने इक्वेशन जो थी 1 बनाई थी तो इस पे, तो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें फिर पता चलता है कि जो हीट हमने अप्लाई की थी सिस्टम को, जो हीट हमने दी थी कांस्टेंट प्रेशर पर, वो इक्वल होगी पी डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन के। और यहाँ पे वर्क डन जो है वो सिस्टम कर रहा है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट उसका पिस्टन है, और उस पर वो वर्क डन कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करते हुए उसको जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है, जिसकी वजह से गैस का अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ में गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आ रहा है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल इनपुट हीट जो हमने सप्लाई की थी, जो हमने प्रोवाइड की थी सिस्टम को, वो कुछ अमाउंट में यूज़ हो जाती है वर्क डन में, और कुछ अमाउंट में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रिजल्ट आता है कि एक तो सिस्टम वर्क डन भी करता है और साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है, अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें। और अगर हम सिस्टम से वर्क डन लें, यानी कि सॉरी, अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करें तो फिर उस केस में सिस्टम पे वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लाएगा, और साथ में हीट जो है वो सिस्टम से जो है वो इवॉल्व होगी, यानी कि सिस्टम हीट जो है कुछ अमाउंट में खारिज करेगा, और साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी। और सिस्टम पे हम वर्क डन किस फॉर्म में कर सकते हैं? रिवर्स फॉर्म में, यानी कि हमने पहले वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज किया, अब हम कंप्रेस करते हुए वॉल्यूम जो है उसका डिक्रीज करेंगे।
प्रेशर जो है फिर भी कांस्टेंट ही रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हमने देखा कि जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास किस तरह से सिस्टम को की प्रैक्टिकल सिचुएशन एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प आउट करता है।